Hello and welcome to all of you in my channel Commerce Hub. So myself Hardev Singh and today I am going to discuss accounting in GST. So under this topic I'll try to explain about the various terms which used in the accounting as well as in the GST and आज के टॉपिक में बेसिकली हम ये समझेंगे कि जो अकाउंटिंग है वो जीएसटी के अंदर या जो जीएसटी कॉन्सेप्ट जो जीएसटी टैक्स लॉ नया इंप्लीमेंट हुआ है उसको अकाउंटिंग के अंदर किस तरह से हम एडजस्टमेंट करेंगे, किस तरह से हम जीएसटी के साथ अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं. सो द टॉपिक इज अकाउंटिंग इन जीएसटी. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल, अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स. सो एवरी रजिस्टर पर्सन, तो सबसे पहले हम इसमें यही समझ लेंगे कि कौन पर्सन है जिनको अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत है. एवरी रजिस्टर पर्सन इज रिक्वायर्ड टू कीप एंड मेंटेन ऑल द रिकॉर्ड एट हिज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस. तो कोई भी पर्सन जो इनकम टैक्स या फिर जीएसटी के अंदर रजिस्टर है तो नेचुरली सी बात है उसको अकाउंट प्रिपेयर करने होंगे एट द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस. एंड हु मस्ट मेंटेन द अकाउंट अंडर जीएसटी. तो सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्वेश्चन ये है हमारे सामने कि जीएसटी के अंदर अकाउंट्स कौन मेंटेन करेगा. सो एवरीवन नो दैट इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग पर्सन. फर्स्ट वन, ओनर. ओनर मीन टू से ओनर ऑफ एनी बिजनेस, वेदर यू आर द ओनर ऑफ any kind of particular specified business or as well as owner of any kind of business which may be speculative, non-speculative. So all the businesses or owner of all the businesses are covered under this. मतलब ये हुआ कि आप किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, आप उसके मालिक हैं. मालिक का मतलब हो गया कि जवाबदेही जो है, अकाउंटेबिलिटी जो होगी वो मालिक की होगी. मालिक फर्दर वो अकाउंट्स को मेंटेन करवाएगा फ्रॉम द चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज फ्रॉम द अकाउंटेंट. And operator of warehouse, godown or any other place used for the storage of goods as well as operator of warehouse और गोडाउन को भी जरूरत है जो ऑपरेट कर रहा है. ऑपरेटर का मतलब है मालिक नहीं है वो गोडाउन का, लेकिन उसको ऑपरेट कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी का गोडाउन जो हायर किया उसमें मैं गोडाउन को खुद यूज कर रहा हूँ अपनी गुड्स की स्टोरेज के लिए, तो नेचुरली सी बात है कि अब वो गोडाउन मैंने ले रखा है लीज के ऊपर, तो मैं उसकी अकाउंटिंग प्रिपेयर करूंगा. एवरी ट्रांसपोर्टर एज वेल एज एनी काइंड ऑफ अदर सर्विस प्रोवाइडर. तो कोई भी और सर्विस प्रोवाइडर है जो कि बेसिकली ऑनर है किसी बिजनेस के, वो सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे. ये एक बेसिक टर्मिनोलॉजी थी. एंड एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड ₹2 करोड़, जिसकी एक साल की टर्नओवर मतलब सेल जो है 2 करोड़ से ऊपर होगी, उसको अपने अकाउंट्स ऑडिट भी करवाने होंगे फ्रॉम द चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज द कॉस्ट अकाउंटेंट. तो ये था सिर्फ एक बेसिक. ये बताने के पीछे मेरा ये पर्पस था. मेरे को मालूम है कि बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा कि ये अकाउंट्स के अंदर कौन मेंटेन करता है कैसे, लेकिन मेरा इसका पर्पस ये है कि ये जो वीडियो है हो सकता है कि वो पर्सन भी देख रहे हो जिनको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज या कॉमर्स सब्जेक्ट के बारे में ना पता हो, वो केवल जीएसटी की अकाउंटिंग समझना चाहते हैं. तो इसलिए मैंने पहले बेसिक से शुरुआत की है. तो बेसिक के अंदर हमने यही देखा है कि अकाउंट्स जो हैं वो मेंटेन कौन करता है. एक बिजनेसमैन, एक ओनर, जो कि उसके प्रिंसिपल प्लेस के ऊपर कैप्ट करके रखे जाएंगे. एज वेल एज अकाउंट्स ऑडिट कौन करवाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट से, जिनकी 2 करोड़ या उससे ज्यादा की टर्नओवर होगी एनुअली. नाउ व्हाट रिकॉर्ड मस्ट बी मेंटेन अंडर द जीएसटी. तो किस तरह के रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किए जाएंगे अंडर द जीएसटी. एवरी रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स. तो देखिए कौन कौन से रिकॉर्ड है. सो रजिस्टर्ड पर्सन मेंटेन करेगा रिकॉर्ड प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, यहाँ पर गुड्स बन रही हैं या मैन्युफैक्चर हो रही हैं. इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और बहुत गुड्स आ रही हैं या जा रही हैं उनके लिए भी जरूरत है रिकॉर्ड मेंटेन करने की. एज वेल एज स्टॉक ऑफ गुड्स, जो हमारे पास स्टॉक है, इन जो बचा हुआ स्टॉक है उसको भी मेंटेन करना होगा अंडर द जीएसटी. जब जीएसटी के अंदर आप रिकॉर्ड बना रहे हैं तो ये नहीं है कि सिर्फ आपने जो गुड्स बेची हैं या जो गुड्स आपके पास आई हैं उनका ही रिकॉर्ड रखना है. आपको प्रोडक्शन हुई गुड्स का भी रिकॉर्ड रखना होगा, एज वेल एज सेलिंग परचेजिंग दोनों का रिकॉर्ड रखना होगा, और स्टॉक ऑफ गुड्स आर ऑल्सो भी रिकॉर्ड. एंड नेक्स्ट वन, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल, जो आपने आईटीसी अवेल किया है उसको भी रिकॉर्ड करना है. इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड का मतलब है कि जो मैं आगे जाके आपको क्लियर करूंगा, यहाँ पर मैं क्लियर नहीं करूंगा क्योंकि अगर यहाँ पर कोशिश करूंगा तो हो सकता है आपको समझ ना आए. तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का फिलहाल मैं शॉर्ट में मतलब बताता हूँ, आगे जाके हम देख रहे हैं इसका लॉन्ग में मतलब.
आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म है आईटीसी। आईटीसी बेसिकली क्या है, जो आपने टैक्स पे किया है एज अ बिजनेसमैन ऑन द परचेज ऑफ गुड्स, क्योंकि जब आप गुड्स खरीदते हैं तो उसमें आपको बिल मिलेगा, उसमें जीएसटी भी आप साथ में ही पे कर रहे हैं विद द वैल्यू ऑफ गुड्स। तो जो टैक्स आप दे चुके हैं ऑलरेडी उसको हम इनपुट बोलेंगे, उसका हम कल को बेनिफिट ले सकते हैं। एंड आउटपुट टैक्स पेएबल और पेड का मतलब होता है जो टैक्स आपने सेल के ऊपर कस्टमर से कलेक्ट किया। जब हमने गुड्स बेची थी हमने बिल के अंदर जीएसटी लगा के उस कस्टमर से रिसीव किया है, तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये गुड्स जा रही हैं इसलिए इसका नाम आउटपुट है, लेकिन टैक्स रिसीव हो रहा है तो मैं आर के साथ बोल रहा हूँ रिसीव हो रहा है। तो इनपुट टैक्स के अंदर क्या है, जो टैक्स है हम पे कर रहे हैं, पे। तो जब हम गुड्स खरीद रहे हैं तो हम टैक्स दे रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो ये हमने कल को क्लेम करना है। जो हमने टैक्स जो है वो अमाउंट रिसीव किया है ये हमने कल को वापस करना है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आउटपुट टैक्स का मतलब है हमारा पेएबल जितना हमने गवर्नमेंट को देना है। इनपुट टैक्स का मतलब है कि जो हमने ऑलरेडी पे कर दिया है अब हमने ये पेड अमाउंट को क्लेम करना है, मतलब ये पेड अमाउंट हमने वापस लेनी है फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो दैट्स व्हाई आईटीसी का मतलब हुआ जो हमारा क्रेडिट बैलेंस है, जो हमारा प्लस बैलेंस है गवर्नमेंट के पास टैक्स का। आउटपुट का मतलब है जो हमारा पेएबल बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है गवर्नमेंट के पास। और अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो कुछ और भी रिकॉर्ड्स हैं जो मेंटेन होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर आउटपुट और इनपुट टैक्स का मतलब भी समझा देता हूँ जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए एक सिंपल सी एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज देयर इज अ सेलर, यहाँ पर एक बेचने वाला है। मान लेते हैं कि आप सेलर हैं, आप कोई गुड्स बेच रहे हैं। तो आपने गुड्स बेची, नेचुरली सी बात है गुड्स किसको बेचेंगे, जो खरीद रहा है उसका नाम क्या होगा, बायर। ये बायर ने गुड्स खरीद ली। तो आपने क्या ट्रांसफर किया जी, आपने ट्रांसफर की गुड्स, मतलब गुड्स इसके घर से निकली और इसके घर में चली गई। सो गुड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर, सेलर से बायर की तरफ गुड्स चली गई। अब बदले में ये भी तो कुछ देगा बायर, तो ये हमको क्या दे रहा है जी, ये देखिए बायर क्या दे रहा है, बायर दे रहा है वैल्यू ऑफ गुड्स। वैल्यू ऑफ गुड्स का मतलब है जितनी गुड्स की कीमत है। मान लीजिए जो सेलर गुड्स बेच रहा था उन गुड्स की कीमत है 7,000 रुपये, गुड्स की कीमत है बिना टैक्स के, इसमें मैं टैक्स ऐड नहीं कर रहा। और गुड्स दे रहा था वो 7,000 की थी। अब मान लेते हैं जी 10% इसके ऊपर जीएसटी है, तो 10% जीएसटी का मतलब क्या हुआ, प्लस 700 रुपये कौन से होंगे, 700 रुपीज एज अमाउंट ऑफ टैक्स। ये टैक्स जो 700 रुपये है ये भी सेलर बिल के अंदर ही लगा के दे रहा है, लेकिन ये गुड्स की वैल्यू नहीं है, गुड्स की वैल्यू सिर्फ ये 7,000 है। तो अब जो बायर है वो इसको कितने पैसे दे रहा है सेलर को, ये टोटल दोनों जोड़ ऐड करने के बाद दे रहा है 7,700। तो इतने पैसे सेलर को मिल रहे हैं फ्रॉम द बायर, लेकिन इसमें से वैल्यू कितनी सी, सिर्फ 7,000। तो 700 रुपये क्या थे, अमाउंट ऑफ टैक्स। तो वो जो 700 रुपये अमाउंट ऑफ टैक्स होंगे जो रिसीव किए हैं सेलर ने फ्रॉम द बायर, उसको क्या बोला जाएगा, आउटपुट टैक्स। तो ध्यान से देखिए, जो पैसे टैक्स की फॉर्म में बेचने वाले ने खरीदने वाले से लिए हैं, क्योंकि जब बेचने वाला चीज बेच रहा है along with the value of goods also receive the amount of tax, वो टैक्स अमाउंट भी रिसीव कर रहा है along with the value of goods। अब जो टैक्स अमाउंट वो रिसीव कर रहा है फ्रॉम द बायर, उस टैक्स अमाउंट को बोल देंगे सेलर के लिए वो टैक्स अमाउंट बनेगा आउटपुट टैक्स, क्योंकि इसने ये टैक्स जो है वो पे करना है गवर्नमेंट को, क्योंकि इसने ये सेलर से बायर से सॉरी कलेक्ट कर लिया है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या इसकी बोल सकते हैं पावर नहीं है इस टैक्स को अपनी जेब में रखने के लिए। तो इसलिए ये जो टैक्स हो रहा है इसका नाम है आउटपुट टैक्स, जो कि बेचने वाला खरीदने वाले से कलेक्ट कर रहा है। सो ये इनकम है एक तरह की, बेचने वाले का इनकम का पार्ट है, इसलिए क्रेडिट साइड पर शो होता है आउटपुट टैक्स। सो आउटपुट टैक्स, टैक्स आफ्टर एडजस्ट फ्रॉम द इनपुट टैक्स डिपॉजिट बाय द सेलर टू द गवर्नमेंट। तो फिर क्या किया जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पर आउटपुट टैक्स जैसे हमने देखा था एग्जाम्पल में 700 रुपये आ रहा था कि 700 रुपये हमने ले लिए इन द फॉर्म ऑफ टैक्स फ्रॉम द बायर, खरीदने वाले से हमने 700 रुपये टैक्स के ले लिए। अब ये खरीदने वाला अपनी जेब में नहीं रख सकता, तो किसको पे करना है, बायर सॉरी सेलर पेड दिस अमाउंट, क्योंकि सेलर के पास है, टू द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को देने होंगे, लेकिन इसमें से इनपुट एडजस्ट कर लेगा। जितना भी इनपुट होगा इसमें से माइनस हो जाएगा, बाकी जो बचेगा दैट अमाउंट द सेलर विल लाइबल टू पे टू द गवर्नमेंट, क्योंकि इसने ये पैसा किससे कलेक्ट किया है, बाहर से, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो दैट्स वाई जो सेलर है वो बायर से लेके फिर गवर्नमेंट को देगा, इसीलिए इसका नाम इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो समझने वाली बात क्या थी आउटपुट टैक्स की, कि जो पर्सन बेचने वाला है वो जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है कस्टमर से, उसका नाम रखा गया है यहाँ पर आउटपुट टैक्स, सीधी सी बात। नेक्स्ट आया इनपुट, इसके बिल्कुल रिवर्स कर दीजिए आप।
अब हम बन जाते हैं बायर, पहले हम बन गए थे सेलर। अब मान लेते हैं जी हम हैं खरीदने वाले, हमने एक बेचने वाले से कुछ खरीदा तो हमारे पास क्या आया जी, गुड्स आई। तो नेचुरली सी बात है, अब हमने पेमेंट देनी है, लेनी नहीं, क्योंकि हमने गुड्स खरीदी है। जब आप पेमेंट दे रहे हैं, एक तो आप वैल्यू ऑफ गुड्स देंगे, दूसरा वो भी आपसे जीएसटी चार्ज करेगा। सो जीएसटी अमाउंट इज पेड है। तो यहाँ पर जीएसटी पे की जा रही है बायर के द्वारा सेलर को। अब मान लेते हैं 700 रुपये उल्टा पे हो रहे हैं सेलर को इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। तो हम यहाँ पर बायर हैं, हम यहाँ पर खरीदने वाले हैं, हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, फ्रॉम द बायर पॉइंट ऑफ व्यू, सेलर के पॉइंट से अब नहीं देखना। तो अंडरस्टूड है कि बायर पेड टैक्स अमाउंट ₹700। यहाँ पर बायर पे कर रहा है 700 रुपये एज अ टैक्स। तो अब बायर ने पे किया, तो इसके लिए बनेगा इनपुट टैक्स, क्योंकि इनपुट का मतलब हो गया कि हमारे पास चीज आ रही है, जो हमारे पास चीज आ रही है उसके ऊपर हमने टैक्स दिया, उसका नाम है इनपुट। तो पिछले वाले में क्या था, हमारे पास से गुड्स जा रही थी, इसके लिए उसका नाम हो गया आउटपुट टैक्स। हमने जो जा रही चीज थी उसके ऊपर टैक्स लिया था, इसलिए वो बन गया आउटपुट टैक्स। यहाँ पर हमारे पास गुड्स आ रही हैं, इन हो रही हैं, तो उसके ऊपर जो हमने टैक्स पे किया है उसको बोल देते हैं इनपुट टैक्स। सो इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट टैक्स वो टैक्स है जो हमने पे कर दिया है, आउटपुट टैक्स वो टैक्स है जो हमने रिसीव कर लिया है। तो जब हमने कोई चीज ऑलरेडी पे कर दी है, तो नेचुरली सी बात है अब हम उसका बेनिफिट लेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी गवर्नमेंट को ये जमा करवा दी है। तो अब बेनिफिट कैसे लेंगे, इफ इनपुट टैक्स मोर देन द आउटपुट। अब मान लेते हैं जी इस एग्जांपल में जो 700 था, मैं इसकी जगह 800 कर देता हूँ। जो हमने टैक्स पे किया है टू द सेलर, द अमाउंट ऑफ द टैक्स इज 800। तो जो हमने पिछली एग्जांपल में बेचा था सामान, उसके ऊपर मान लेते हैं मैंने टैक्स कलेक्ट किया था फ्रॉम द कस्टमर ₹700। अब इनपुट मेरा ज्यादा है, कि मतलब ये हुआ कि मैंने ज्यादा टैक्स पे किया है, कम टैक्स से कलेक्ट किया है। तो अगर इनपुट ज्यादा है आउटपुट कम है, इट मीन्स मेरा क्रेडिट है, इट मीन्स मैंने गवर्नमेंट से अभी ₹100 और लेना है। किस चीज का लेना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 800 रुपये टैक्स पे कर दिया है, और पीछे मैंने कलेक्ट कितना किया था, सिर्फ 700। तो इट मीन्स 100 रुपये मैंने ज्यादा पे किए हैं। सो वो 100 का मुझको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, जिसको मैं बोल दूंगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। एंड द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्रेडिट टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, जो कि हमको कल को रिफंड मिलेगा। तो इस तरह से थी आईटीसी और ओटीसी। अब हम इसकी अकाउंटिंग देखते हैं। व्हाट आर द अकाउंट्स विच मस्ट बी मेंटेन अंडर द जीएसटी। तो कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, इनपुट सीजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में देख चुके हैं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर इंट्रा स्टेट सेल होगी या परचेज होगी तो उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगेगा। अगर आउट ऑफ स्टेट यानी कि इंटर स्टेट सेल और परचेज होगी तो उसमें सिर्फ आईजीएसटी ही लगेगा, सिंगल। एंड आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, जहाँ पर इनपुट सीजीएसटी का मतलब वो हिस्सा जो सीजीएसटी का हमने क्लेम करना है, आउटपुट सीजीएसटी मतलब जो हम टैक्स कस्टमर से कलेक्ट कर चुके हैं, जो हमने गवर्नमेंट को पे करना है। इनपुट एसजीएसटी जो हम एसजीएसटी का हिस्सा है, जो हमने अभी क्लेम करना है क्योंकि हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। आउटपुट एसजीएसटी जो हम कस्टमर से कलेक्ट कर चुके हैं, हमने गवर्नमेंट को पे करना है। सो इसी तरह से इनपुट आईजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी, ये सारे अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे हमको अगर जीएसटी को बीच में ऐड करना है अकाउंटिंग के। एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑल्सो बी मेंटेन। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बेसिकली अ मेंटेन फॉर ट्रांसफर द बैलेंस, बैलेंस को ट्रांसफर करने के लिए। वो कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा एंट्रीज के थ्रू। तो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। सपोज इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट का मतलब हो गया विद इन स्टेट, हमारी ट्रांजैक्शन स्टेट के अंदर ही है जी। मिस्टर एक्स परचेज गुड्स ₹1,00,000 लोकली। मिस्टर एक्स नाम का पर्सन है जिसने विद इन स्टेट्स गुड खरीदी है 1,00,000 रुपए की, परचेज की है जी। तो एक एक एंट्री करके हम देखते जाते हैं। तो फर्स्ट एंट्री देखते हैं। आपको फर्स्ट एंट्री सभी को पता होगी, आपने +1 कॉमर्स में अच्छे से देखी होगी। अगर नहीं भी देखी तो हम दोबारा देखते हैं। मिस्टर एक्स परचेज गुड्स 1,00,000 लोकली। तो सबको मालूम है परचेज हमेशा क्या होती है, डेबिट। बिकॉज रूल क्या है जी, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्या आ रहा है, गुड्स आ रही है, तो उसको हम क्या नाम देंगे, परचेज अकाउंट डेबिटेड। देखो कितने से डेबिट था, 1,00,000। तो मान लिया, इसने मान लिया जो रेट है हमारा, क्योंकि लोकल है तो इसलिए दोनों 50-50% लगेंगे। रेट है जीएसटी का वो 16% है, इसलिए 8% सीजीएसटी लग रहा है, 8% एसजीएसटी लग रहा है। चलो अब देखते हैं परचेज कितने का किया, 1,00,000 का। तो सबको मालूम है कि परचेज डेबिट होता है। ओके, अब देखिए हमने बात बोली थी जब हम कुछ खरीदेंगे तो हम टैक्स देंगे। तो अगर आप टैक्स दे रहे हैं तो आपको क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है।
डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, दिस वन इज अ रूल, अकाउंटिंग रूल, आपको याद होगा। तो यहाँ पर हमको टैक्स देना पड़ रहा है, हमारे लिए एक तरह का एक्सपेंस है, सो दैट्स वाई इसको हमने डेबिट करना होगा। इनपुट सीजीएसटी डेबिट एंड आउटपुट एसजीएस, सॉरी, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी बोथ आर टू बी डेबिटेड। 8%, 8%, 8000, 8000 एंड टू क्रेडिटर अकाउंट, जिसको बेची है उधार। तो ये इस तरह से एंट्री बनेगी फर्स्ट वाली। तो फर्स्ट वाली एंट्री का मतलब सभी को समझ आया होगा, वाई परचेज अकाउंट डेबिटेड, वाई इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी डेबिटेड, क्योंकि ये हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं। परचेज हमारे लिए एक तरह की एसेट्स है, स्टॉक आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन, तो टैक्स हम पे कर रहे हैं परचेज के ऊपर, सो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। नाउ नेक्स्ट एंट्री, ही सोल्ड देम, ये सेम गुड उसने बेच दी 1,50,000 इन द सेम स्टेट, वो भी हमने लोकल ही बेची। अब सबको मालूम है जब हम सेल करते हैं तो या तो कैश आएगा हमारे पास सेल करने के बाद, या फिर हम क्रेडिट पर बेच रहे हैं, उधार बेच रहे हैं। अगर उधार बेच रहे हैं तो क्या होगा, डेटर अकाउंट, मान लेते हैं उधार है, डेटर अकाउंट डेबिटेड बिकॉज डेबिट इज द रिसीवर हु रिसीव द गुड्स, डेबिटेड। सो डेबिट डेटर आएगा डेबिट। सेल हमेशा क्या होती है, सेल ऑलवेज क्रेडिट बिकॉज क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, सो सेल क्या हो जाएगी हमारी, क्रेडिट। अब प्रॉब्लम क्या है, सेल तो हो रही है 1,50,000 की, लेकिन उसमें जीएसटी भी ऐड होगी। तो अब जब हम बेच रहे हैं गुड्स तो हम जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब हम सामान बेचते हैं तो बिल बना के देते हैं, और जब बिल बनता है तो बिल के अंदर जीएसटी क्या होती है, ऐड होती है। इसका मतलब हम सिर्फ 1,50,000 नहीं ले रहे ऑन द सेल, हम सेल वैल्यू के साथ वैल्यू जीएसटी मतलब टैक्स भी ले रहे हैं। तो दैट्स वाई 1,50,000 इन सेल एंड आउटपुट सीजीएसटी, हमने ऑलरेडी देखा है आउटपुट का क्या मतलब था, जब हम गुड्स बेच रहे हैं उनके ऊपर जो टैक्स हम कलेक्ट कर रहे हैं उसका नाम आउटपुट है। आउटपुट सीजीएसटी क्रेडिट बिकॉज ये हमारे पास इनकम है, पैसे आ रहे हैं, सो दैट्स वाई क्रेडिटेड। आउटपुट एसजीएसटी सेम क्रेडिटेड। तो सारा ऐड करोगे वो डेटर के टोटल के अंदर चला जाएगा। तो अब देखा जाए टेक्निकली हमने गुड्स बेची 1,50,000 की, लेकिन हमने लेने कितने हैं, 1,74,000। वाई, ये देखिए गुड्स हम बेच रहे हैं 1,50,000 वैल्यू की, बट डेटर के पास अमाउंट स्टैंड कर रहा है 1,74,000। अब 24,000 ज्यादा है, किस चीज के ज्यादा है, टैक्स। ये टैक्स भी हमको साथ में ही, डेटर को साथ में ही देना पड़ेगा, हमको ये मिलेगा टैक्स, सो दैट्स वाई इनकम, इसलिए इसको क्रेडिट करना हो। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट एंट्री, ही पेड कंसलेशन फीस ऑफ ₹500। देखिए अब मान लेते हैं उसने कंसलेशन फीस पे की, दिस वन इज अ एक्सपेंडिचर, एवरीवन नो दैट लीगल एक्सपेंसेस, हमने अकाउंट्स में देखा था ये खर्चा है एक तरह का। तो लीगल फीस अकाउंट डेबिटेड विद द 5,000, सॉरी। जब कोई खर्चा होगा तो उसमें हमको साथ में टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरली सी बात है, जब भी आप किसी को पेमेंट देते हैं तो पेमेंट के साथ में आप जीएसटी भी देते हैं। तो अब यहाँ पर लीगल फीस हम पे कर रहे हैं तो दैट्स वाई साथ में जीएसटी भी जाएगा। सो लीगल फीस अकाउंट डेबिटेड। इनपुट, ये इनपुट इसलिए होगा क्योंकि हम टैक्स दे रहे हैं, हमने पहले देखा है जब हम टैक्स देते हैं तो वो इनपुट, जब हम टैक्स कस्टमर से ले लेते हैं तो वो आउटपुट। सो दैट्स वाई इनपुट सीजीएसटी डेबिटेड, इनपुट एसजीएसटी डेबिटेड एंड टू बैंक, क्योंकि ये पैसे कहाँ से गए, बैंक में से गए, तो टू बैंक। एंड लास्ट ट्रांजैक्शन है, ही परचेज फर्नीचर, तो यहाँ पर खर्चा हो रहा है हमारा, फर्नीचर खरीद रहे हैं, चाहे क्रेडिट है चाहे कैश है, आज नहीं तो कल पैसे तो देने हैं। तो फर्नीचर इज अ एसेट, सो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। तो नेचुरली सी बात है, अब यहाँ पर पैसे जा रहे हैं तो फर्नीचर के साथ साथ हम जीएसटी भी देंगे जो फर्नीचर के ऊपर लगी है। सो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड एंड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू एबीसी फर्नीचर शॉप, मान लेते हैं हमने शॉप का नाम रख दिया एबीसी फर्नीचर शॉप। फर्नीचर कितने का हमारे पास आया, ओनली ₹12,000। लेकिन ये जो दोनों अमाउंट है किस चीज की बन गई, टैक्स की बन गई, क्योंकि ये भी हमने साथ में पे किया है गवर्नमेंट को या उस पर्सन को, एबीसी कंपनी को। अब एबीसी कंपनी का हमने 12,000 नहीं देना, हमने ज्यादा देना है। तो ये सिंपल सी एग्जांपल है, जैसे आप बाजार में जाएंगे फर्नीचर खरीदेंगे, तो अगर आप जीएसटी वाला बिल ले रहे हैं, मतलब पक्का एक नंबर में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो आप दुकानदार को बोलेंगे कि ये लीजिए मेरा जीएसटी नंबर और मुझको एक बिल बना दीजिए। आप बिल लेंगे तो वो बिल के अंदर सिर्फ 12,000 आपसे चार्ज नहीं करेगा, दैट पर्सन विल चार्ज एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा क्या होगा, टैक्स, वो टैक्स भी जो होगा वो ऐड होगा वैल्यू के अंदर। सो सेम एज हियर, कि जब टैक्स आपको देना पड़ रहा है फर्नीचर पर तो वो नेचुरली सी बात है खर्चा है। सो दैट्स वाई डेबिटेड द इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी।
नाउ यहाँ पर हम वो सारे जो एंट्रीज किए हैं उनका कंक्लूजन देख रहे हैं। देखिए इनपुट का टोटल कर लेना है आपने। इनपुट का टोटल आएगा 9360 CGST, और हमने देखा है कि ये दोनों टैक्स 50-50 में लग रहे हैं, तो SGST का भी टोटल सेम बनेगा 9360। नाउ टोटल आउटपुट ऑफ CGST 12,000, टोटल आउटपुट ऑफ SGST 12,000। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, सबसे पहले CGST इनपुट में से CGST आउटपुट एडजस्ट होगा, उसके बाद अगर बचेगा तो होगा, लेकिन SGST CGST में से एडजस्ट नहीं हो सकता और CGST SGST में से एडजस्ट नहीं हो सकता, लेकिन CGST CGST से एडजस्ट हो सकता है और IGST जो है वो किसी के साथ भी एडजस्ट हो सकता है, लेकिन CGST और SGST आपस में एडजस्ट नहीं हो सकते। मतलब अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर ये हम यही सम को कंटिन्यू कर लेते हैं। देयरफॉर द नेट CGST पेएबल 12,000 माइनस 93602640। इसका मतलब ये हुआ कि CGST के अंदर, मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर हमारी लाइबिलिटी कितनी है, इतनी। क्यों? क्योंकि इनपुट कम था, ये इनपुट है, इनपुट कम है, आउटपुट ज्यादा है, मतलब हमने ज्यादा टैक्स जो है वो कस्टमर से कलेक्ट किया है, कम हमने पे किया। पेमेंट जो हमारी टैक्स की है एट द टाइम ऑफ परचेज वो कम है, लेकिन एट द टाइम ऑफ सेल जो कलेक्शन है टैक्स की वो ज्यादा है। सो दैट्स वाई यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, नेट CGST पेएबल टू द गवर्नमेंट। तो इतने पैसे हमने ज्यादा कलेक्ट किए थे, हम सरकार को पे करेंगे। एंड सेम विद द SGST, उसमें भी सेम है, ये हम सरकार को पे करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, मान लीजिए यहाँ पर IGST भी दे रखा होता, तो याद रखना है कि हमने सबसे पहले जो CGST का इनपुट है उसके साथ CGST आउटपुट एडजस्ट करना है। फिर हमने अगर कुछ बच रहा है, फिर भी बैलेंस बच रहा है इनपुट के अंदर CGST इनपुट, फिर हम IGST के साथ एडजस्ट करेंगे। लेकिन CGST इनपुट जो है वो CGST सॉरी SGST आउटपुट के साथ एडजस्ट नहीं होगा, क्योंकि CGST CGST आपस में एडजस्ट होंगे और SGST SGST ही आपस में एडजस्ट होंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या था, CGST आउटपुट टैक्स मोर देन द CGST इनपुट टैक्स और SGST output tax more than the SGST input tax. So that's why the person responsible for making the payment to the government. तो इसलिए उसने गवर्नमेंट को पे करना है, क्योंकि उसका जो आउटपुट टैक्स है वो ज्यादा है, उसने कस्टमर से ज्यादा कलेक्ट किया है और परचेज के ऊपर कम पे किया है। सो इसके लिए ट्रांसफर एंट्री है, लास्ट क्लोजिंग करनी है आपने एंट्री के साथ। देखिए कैसे करनी है एंट्री आपने। अब देखिए आउटपुट क्या होता है, ऑलवेज क्रेडिट, क्योंकि हमने देखा था आउटपुट बेसिकली इनकम है। इनपुट ऑलवेज क्या होता था, डेबिट। लेकिन जब आपने क्लोजिंग एंट्री करनी है तो सबको मालूम है अकाउंट्स में अगर किसी अकाउंट्स को क्लोज करना हो तो जो अकाउंट पहले डेबिट है उसको क्रेडिट कर दो, जो पहले क्रेडिट है उसको डेबिट कर दो। सेम एज हेयर, हेयर यू हैव टू पास द रिवर्स एंट्री। आउटपुट को अब CGST और SGST दोनों को पहले क्रेडिट हो रहे थे, अब डेबिट कर दीजिए। इनपुट पहले डेबिट हो रहे थे, बोथ आर नाउ बी क्रेडिटेड टू क्लोज द अकाउंट। एंड ये सारा बैलेंस कहाँ जाएगा, टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो जितना डिफरेंस होगा ये जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ये बैलेंस हो गया पे एबल टू द गवर्नमेंट, मतलब इतना पैसा हमने सरकार को पे करना है एज अ GST टैक्स अंडर द CGST एंड SGST। ये दोनों के अंदर इतना पैसा हमने गवर्नमेंट को पे करना है, क्योंकि हमारा आउटपुट ज्यादा है। सो दस द ड्यू टू द इनपुट टैक्स क्रेडिट, टैक्स लाइबिलिटी ऑफ ₹24,000 इज रिड्यूस्ड, क्योंकि हमारे पास ITC कितना था, ITC हमारे पास निकला था 9360 तो इनपुट टैक्स क्रेडिट इससे रिड्यूस हो जाएगा इस अमाउंट में से, एंड नेट अमाउंट लेफ्ट इज 5280। So if there had been any input tax credit left, it would have been carry forward. अगर सारा एडजस्ट करने के बाद भी इनपुट बचेगा तो those inputs are carry forward in next year. But if output is more, then the person liable for making the payment to the government, तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर। तो ये था हमारा सारा हमारे पास टॉपिक। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।